धौलपुर नाम के गांव में कई लोग खेती पर आधारित अपना जीवन बिता रहे थे। उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए गांव के जमींदार गांव के लोगों पर धौंस जमाया करते थे। वहां के किसान लोग अपनी ही जमीन पर नौकरों की तरह काम किया करते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक किसान था। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था जानू। जानू एक दिन अपने पापा से कहती है, पापा, ये क्या तरीका है? जमीन अपनी, मेहनत अपनी, फिर भला हम क्यों उस जमींदार के हाथों गुलाम की तरह काम करते हैं? इस गांव में आखिर क्या चल रहा है, मेरी समझ नहीं आता। देखो बेटा जानू, तुम बहुत छोटी हो। इस गांव में जो चल रहा है तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इस जमींदार के खानदान वाले सदियों से हम जैसे लाचार किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। हम उनका सामना करेंगे तो हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। उस जमींदार ने अपने पास कुछ गुंडों को रखा है, उनके हाथों हमारी पिटाई करवाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो मरवा भी देगा। इसीलिए तो गांव के सभी लोग उससे डरते हैं और उसके गुलाम बने रहते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते जानू, हमारी किस्मत में यही है। हमारे पास और कोई चारा नहीं है जानू। इस तरह जानू को समझाते हुए पापा बहुत दुखी हुए। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन जमींदार खेती में काम कर रहे किसानों के पास आया। ध्यान से सुनो, तुम सभी से कह रहा हूँ, तुम सबके अंदर मेरे या मेरे परिवार के लिए कोई भय नहीं रहा। अगर ठीक से इस जमीन की जुताई हुई तो यहाँ पर कितना फसल उगेगा ये तुम सब जानते हो। हमारा डर कम हो गया है, इसलिए इस बार कम फसल उगाई है तुमने। जितनी भी फसल तुमने इस जमीन में उगाई है वो सब हमारे हवाले कर कर जितना हम देंगे उसमें अपना गुजारा कर लो। पर किसी ने मेरे बातों का उल्लंघन किया, अपने घरों में अनाज को छुपा कर रखा है। ये बात मुझे पता चली है। भला इसी में होगा कि खुद सामने से चलकर अपने घर में छुपाया हुआ अनाज मुझे दे दो। अगर सीधी तरीके से तुमने नहीं लौटाया तो हमारे गुंडों के हाथों ये हासिल करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इस तरह जमींदार ने सबको धमकाया। उसके धमकी से घबराकर कुछ किसानों ने अपने घर पर छुपाया हुआ अनाज चुपचाप उसके सामने लाकर रखा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे ही धोखा देने की सोची। इस गलती की तुम्हें सजा मिलेगी। आज से 3 दिनों तक गांव में किसी को भी खाना नहीं मिलेगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। इतने में उस जमींदार के पास उमा नाम की एक गर्भवती औरत आती है। सेठ जी, मैं पेट से हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। 3 दिनों तक हम खाना नहीं खाएंगे तो मैं और मेरा बच्चा नहीं रह पाएंगे। इस तरह उमा ने जमींदार से विनती की। तो तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे के लिए मैं अपना फैसला बदलूं? वैसे भी तुम जैसे गरीब लोगों को बच्चों की क्या जरूरत, और वैसे भी तुम जैसे गरीब लोग जियो या मरो किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला गया। जमींदार की ऐसी निर्दयता गांव वालों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर किसी के बस में कुछ भी नहीं था। सब लोग हाथ पे हाथ धरे अपने घर पर भूखे बैठे थे। 3 दिनों के बीत जाने के बाद राजू जमींदार के घर जाता है। सेठ जी, आपके कहे हुए 3 दिन आज को खत्म हो जाते हैं। पिछली बार आपने कहा था कि हमारी फसल लेकर कुछ हमें दान में दोगे, अभी तक आपने दिया नहीं। क्या कहा? तुमने पिछली बार जितनी फसल उगाई थी इस बार नहीं उगाई है, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आप क्या कह रहे हो? हमारी इतनी मेहनत के बाद उगे फसल में हमें कुछ भी नहीं दोगे? अगर ऐसा ही है तो हमारी जमीन हमें वापस दे दो। जितना जैसा हुआ हम करके जी लेंगे। ये क्या मेरी जमीन तुम्हारी जमीन कर रहे हो? तुम्हारी जमीन मैंने बहुत पहले ही हड़प ली है। इस तरह बातों में उलझाकर वो वहां से चला गया। फिर कुछ समय बाद गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। चाहे जो भी हो जाए, जमींदार को गांव से निष्कासित करने की सोच लेते हैं। और जैसे सोचा था वे सभी मिलकर एक दिन जमींदार के घर गए। देखिए जमींदार जी, अब तक आपने जितने जुल्म करने थे कर लिए, अब हमारी जमीन हमें वापस चाहिए। ऐसा आपने नहीं किया तो आपके लिए किसी के दिल में इज्जत नहीं रहेगी। राजू ने ऐसे कहा। तब जमींदार ने अपने मन में ही सोचा, इस तरह सभी गांव वाले इकट्ठे मेरे घर पर आए हैं तो जरूर इनके मन में मेरे लिए डर कम हुआ होगा। अगर आज मैं इनकी जमीन वापस नहीं लौटाऊंगा तो ये मुझे मार भी सकते हैं।
ऐसा मन ही मन सोचकर जमींदार ने जिसकी जमीन उसे सौंप दी। उस दिन से सभी किसानों ने अपनी अपनी जमीन में अपने मर्जी की फसल उगाकर खुशी से रहने लगे। सभी बच्चे भी स्कूल जाकर खुशी से पढ़ाई करने लगे। आदिपुर नाम के एक गांव में राम नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी थी नीलम और बेटी छुटकी। राम का परिवार बहुत दीन था। घर में कभी कभी खाने के लिए भी नहीं होता था। राम मजदूरी का काम कर घर चलाता था और पत्नी उस गांव के सरपंच के घर में सफाई का काम किया करती। इस तरह दोनों अपने घर को चला रहे थे। एक दिन काम से लौटे राम से उसकी पत्नी नीलम ने कहा, सुनिए जी, जिस सरपंच के घर में मैं काम करती हूँ वहाँ अभी तक पैसे नहीं मिले। मैंने जब पैसों के लिए सरपंच की पत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब तक क्या मैंने कभी पैसे रोके? अभी हालात ठीक नहीं है इसलिए नहीं दे पा रही हूँ, ऐसे वो कह रही है। वैसे भी कई बार बचा कुचा खाना वो हमें ही देती है। उनके घर का नमक खाया है हमने, मैं उससे जिद कैसे करूँ? बस इसीलिए इस बार मैं पैसे नहीं ला पाई हूँ। इस महीने के खर्च को आप ही को किसी तरह संभालना होगा। वनिता की ऐसी बात सुनकर राम ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो नीलम? तुम तो अच्छे से जानती हो कि अपने खेत के हालात कैसे हैं। इस बार बरसात भी नहीं हुई, बचे हुए फसल में भी कीड़ा लग गया है। इस बार फसल से कोई भी फायदा नहीं हुआ है, सब नुकसान ही है। मैं तो ये सोच रहा था कि कर्ज कैसे फेडूंगा और ऊपर से तुम कह रहे हो कि मुझे ही संभालना होगा। और बिना तुम्हारे और मेरे पैसों के हम घर कैसे चलाएंगे? हमारा तो एक बार ठीक है, लेकिन छुटकी का क्या करेंगे? वो वैसे भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे जो भी हो, हमें कुछ कर पैसों का इंतजाम करना होगा। मैं अभी जाकर अपने जान पहचान वालों के पास कर्ज ले आता हूँ। पहले से ही बहुत कर्ज है, पर क्या करे, बच्ची के लिए करना होगा। ऐसा सोचकर दोनों उदास हो रहे थे। तभी सरपंच के घर से एक आदमी उनके घर आया। नीलम जी, मैं सरपंच के घर से आया हूँ। सरपंच की पत्नी से आपको कोई काम है, आपको तुरंत आने के लिए कहा है। ठीक है, मैं बस अभी आ रही हूँ। ऐसा विनय से कहकर वो अपने पति राम के पास आई। सुनिए जी, आप खेती की ओर जा रहे हो ना? मैं छुटकी को लेकर सरपंच के घर हो आती हूँ। ऐसा कहकर नीलम सरपंच के घर के लिए निकली, साथ में छुटकी को लिए। वहां नीलम के साथ छुटकी को देखकर सरपंच की पत्नी ने कहा, नीलम, मैं कितनी देर से तुम्हारी राह देख रही हूँ। मेरी बेटी खाने के लिए मान ही नहीं रही है। उस पर सभी के साथ बहुत बदतमीजी कर रही है। कितना समझाने पर भी समझ नहीं रही। कितना समझाने पर भी मुंह फुलाकर एक कोने में बैठी है बिना खाना खाए। जिद कर अपने पापा से मिनी बाइक मंगवा ली है उसने। इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, और तुम अपने बेटी को कितने अनुशासन से बढ़ा रही हो। क्यों न तुम अपनी बेटी को मेरी बेटी के पास छोड़ा करो, देखते हैं कि उसमें कुछ बदलाव आते हैं क्या। मालकिन जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप जैसा कहो वैसे ही सही। ऐसे नीलम ने लक्ष्मी से कहा। उस दिन से हर रोज नीलम छुटकी को लेकर सरपंच के घर जाया करती। शाम तक वहां रहने के बाद छुटकी को अपने साथ लिए घर वापस लौटती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। नीलम ने देखा कि छुटकी में कुछ बदलाव आए थे। एक दिन सरपंच की पत्नी ने नीलम की बेटी छुटकी के लिए एक साइकिल दी। उसे लेकर नीलम घर पहुंची। छुटकी साइकिल चलाया करती तो नीलम उसे खाना खिलाती थी। माँ, ये कैसी जिंदगी है? क्या मैं लोगों के दिए हुए पे ही जीऊंगी? क्या हम कभी भी अपने पैसों से कोई चीज नहीं खरीद सकते? मुझे ये वाली साइकिल नहीं चाहिए। मुझे भी मोनिका की तरह बाइक चाहिए, और वो भी मुझे कल के कल चाहिए। अगर कल मुझे बाइक नहीं मिला तो देख लो। छुटकी बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? कल के कल बाइक कहाँ से आएगी? क्या हम उनकी तरह धनवान हैं? अपने बच्चों की मांगे पूरी नहीं करने वाले ऐसे माँ बाप थोड़ी होते हैं। वैसे भी जब बच्चों को पाल न सको तो तुमने पैदा किया ही क्यों? इस तरह अपने माँ को छुटकी ने अपमानित किया। नीलम बहुत दुखी हुई और रोने लगी। फिर अगले दिन नीलम हर रोज की तरह काम पे निकली। अपनी बेटी मोनिका में आए अच्छे बदलाव के लिए लक्ष्मी बहुत खुश थी। जब नीलम वहां पहुंची तो उसने देखा लक्ष्मी बाइक चला रही अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। नीलम, तुम
तुम्हारा बहुत आभार। आज तुम्हारी बेटी की वजह से ही मेरी बेटी बहुत सुधर गई है। उसके बर्ताव में बहुत सुधार आया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी बेटी हुई है। यूं लक्ष्मी नीलम का आभार प्रकट करने लगी, पर छुटकी यूं जिद्दी हो गई थी, ये बात लक्ष्मी नहीं जानती थी। एक दिन छुटकी का कहा खिलौना जब राम नहीं ला पाया तो छुटकी नाराज होकर सारा दिन बिना खाए बैठी रही। अपने जिद के चलते भूखी रही छुटकी चकराकर गिर गई। राम और नीलम उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। छुटकी की ऐसी हालत पर उसके माँ बाप को दुखी होता हुआ देख छुटकी को बहुत बुरा लगा। मुझसे इतना प्यार करने वाले माँ बाप को मैंने इतना सताया। छुटकी को अब समझ आ गया था। उस दिन से छुटकी अपने माँ बाप के पास किसी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी।